YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी परीक्षार्थी लोग होंगे जो जिनको बीपीएससी देना है वो तन मन धन से अपने तैयारी में जुटे होंगे। मेरे द्वारा उस तैयारी के क्रम में एक छोटा सा सहयोग का प्रयास किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि इसका जो मेरा प्रयास है वह आपका मेरा प्रयास आपके सफलता में निश्चित मददगार सिद्ध होगा। इसी कड़ी में एक हम लोग नया सीरीज शुरू किए हैं जिसमें इकोनॉमी से संबंधित जो भी आर्थिक परिदृश्य है, आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य है, इसी को लेकर के एक सीरीज हम लेकर के आ रहे हैं आप लोग के बीच में। और वो सीरीज ये है कि जो आप लोग मार्केट में प्रतियोगिता दर्पण पीडी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, प्रतियोगिता दर्पण जो मैगजीन आप लोग पढ़ते हैं वो मैगजीन का ही सीरीज है। इस मैगजीन सीरीज के अंतर्गत आप लोगों से जो हम चर्चा करेंगे, जैसा कि आप लोग जब मैगजीन पढ़ते हैं तो मैगजीन में एक शब्द आपको इस तरह का देखने को मिलता होगा, आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। और सामान्यतः आप लोग क्या करते होंगे कि जैसे ही ये पेज आप लोग के सामने आता होगा तो आप लोग इसको नेक्स्ट टाइम स्टडी करने के लिए इसको छोड़ करके स्किप करके निकल जाते होंगे। तो मेरे द्वारा जो अब तक यानी कि 2025 में जो अब तक जो भी प्रतियोगिता दर्पण मंथली जो आता है, वो जो मंथली आ चुका है उससे संबंधित जो आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य है इस पे चर्चा करेंगे। और जो पहला एक जो लेक्चर होगा, इस लेक्चर में जनवरी फरवरी और मार्च यानी कि 3 मंथ का आर्थिक परिदृश्य से संबंधित लेक्चर होगा। इसी प्रकार आप लोग जब मैगजीन का अध्ययन करते होंगे तो देखते होंगे कि उस मैगजीन में इकोनॉमी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस भी होते हैं, और एक जो देश में घटनाएं घट रही है उस घटनाएं के आधार पर कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं। तो हम इस प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन जो है, इस मैगजीन में 2 तरह का लेक्चर बनाएंगे। एक लेक्चर बनाएंगे कि जो आर्थिक परिदृश्य से संबंधित जो कुछ फैक्ट्स है, जो कुछ कंसेप्ट्स है, उस कंसेप्ट्स पर आधारित एक लेक्चर होगा। और दूसरा इससे संबंधित जो प्रतियोगिता दर्पण में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उस क्वेश्चन को हम व्याख्या करेंगे। तो हम लोग इस दर्पण के माध्यम से 2 तरह का लेक्चर तैयार होगा। जैसा कि आज का पहला लेक्चर है कि हम जनवरी फरवरी और मार्च, जैसा कि ऊपर आप लोग देख पा रहे होंगे, जनवरी फरवरी मार्च ये 3 मंथ का आर्थिक वाणिज्यिक जो परिदृश्य है इससे संबंधित हम लोग कुछ फैक्ट्स को देखने का आज प्रयास करेंगे। तो इसी कड़ी में सबसे पहला जो हम लोग का मैगजीन है यह है जनवरी मंथ का मैगजीन है। इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और इसी को हम लोग देखेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या फैक्ट्स दिया गया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सबसे पहला हेडिंग है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत देय ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख रुपया कर दी गई है। अब यहाँ पे देखना है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत देय सीमा, अब आप लोग जानते होंगे कि भारत सरकार ने, जैसा कि आप देखते हैं कि सितंबर 2014 को भारत सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम लेकर के आया है। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सरकार विभिन्न मोर्चे पर विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रख करके इससे संबंधित योजना को शुरू किया था। जैसे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला जो योजना की अगर बात करते हैं तो जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यह योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। इसके तहत 3 श्रेणी में मुद्रा ऋण छोटे छोटे उद्यमियों को प्रदान किए जाते हैं। और 3 श्रेणी में जो ऋण प्रदान किए जाते हैं उसमें सबसे छोटा जो ऋण है जिसको कहा गया है शिशु ऋण,
इसके बाद जो शिशु ऋण के तहत कितना लोन देने की बात कही गई है, 50,000 रुपया। इसके बाद किशोर ऋण की बात कही गई है, किशोर ऋण के तहत कितना ऋण देने की बात कही गई है, तो 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का ऋण देने की बात कही गई है। इसके बाद फिर कहा गया है तरुण ऋण। तरुण ऋण के तहत कितना 5 लाख से 10 लाख रुपए देने की बात कही गई है। अब यहाँ पे जो कही गई है कि ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई। अब इसका कहने का मतलब है क्या, तो इसका कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति तरुण लोन लिया है, तरुण ऋण लिया है, अगर वह व्यक्ति उस ऋण की वापसी कर दिया है, उस ऋण की भुगतान कर दिया है, तो सरकार उसको 10 लाख से 20 लाख रुपया तक ऋण की राशि की घोषणा की गई है। और इसको जो नाम दिया गया है, ये नाम दिया गया है तरुण प्लस दिया गया है। तो अब आप लोग से कहीं अगर पूछ दिया जाता है कि तरुण प्लस योजना के तहत कितना ऋण आवंटित किया जाता है, तो कितना हो जाएगा, 20 लाख। अब आप लोग जान ले, एक शिशु ऋण है, एक किशोर ऋण है, एक तरुण है, एक तरुण प्लस है। जान ले आप लोग, शिशु है, किशोर है, तरुण है, तरुण प्लस है। शिशु ऋण में 50,000 रुपया, किशोर में 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपया, और तरुण में 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपया, और तरुण प्लस में 10 लाख से 20 लाख रुपया। इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर लेंगे। फिर दूसरा देख पा रहे हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय की प्रक्रिया का चौथा चरण प्रत्येक राज्य में एक ही होगा, आरआरबी। जैसा कि आप लोग बैंकिंग सेक्टर की जब बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में जब वित्तीय संस्थान की बात करते हैं तो वित्तीय संस्थान दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं बैंक और दूसरा को कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जब बैंक के सीरीज में देखते हैं तो हमारे पास जो है बैंक दो प्रकार का है, बैंक दो प्रकार का है। एक को कहते हैं कमर्शियल बैंक, दूसरे को कहते हैं कोऑपरेटिव बैंक, जिसको सहकारी बैंक कहते हैं, कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। जब कमर्शियल बैंक की बात करते हैं तो उसी कमर्शियल बैंक के सीरीज में हम लोग देखते हैं कि सरकारी बैंक है, निजी बैंक है, विदेशी बैंक है, विभेदीकृत बैंक है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। कमर्शियल बैंक के सीरीज में देखते हैं तो सरकारी पीएसयूज बैंक है, निजी बैंक है, विदेशी बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और फिर विभेदीकृत बैंक है। उसी विभेदीकृत बैंक में हम लोग देखते हैं तो भारत में नचिकेत मोड़ समिति की सिफारिश पर दो प्रकार के वर्गीकृत बैंकों की स्थापना की गई है, जिसका नाम है पेमेंट बैंक और दूसरा स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसी स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीरीज में आप देखते हैं तो अभी हाल फिलहाल में आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंकिंग का दर्जा दिया है, यूनिवर्सल बैंकिंग का दर्जा दिया है। अब यह आप लोग के लिए यह एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो जाएगा इकोनॉमी से संबंधित कि हाल फिलहाल आरबीआई ने किस वर्गीकृत बैंकों को या किस छोटे बैंकों को, लघु एवं छोटे बैंकों को सार्वभौमिक बैंकों का दर्जा दिया है, सार्वभौमिक बैंकों का अनुमति दिया है। तो वो क्या हो जाएगा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे ये जानना है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय की प्रक्रिया का चौथा चरण की जो बात कही गई है, तो यहाँ पे आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई है। और यह क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक है, इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में
साख उपलब्ध करना, ग्रामीण क्षेत्रों में संगठित साख उपलब्ध कराना। जब हम साख की बात करते हैं यानी कि साख की बात करते हैं तो हमारे पास साख दो प्रकार का है, एक संगठित क्षेत्र में है, एक असंगठित क्षेत्र में है। तो आप लोग जो असंगठित क्षेत्र की जब बात करते हैं तो जो गांव समाज में आप लोग देखते होंगे साहूकार वगैरह की जो बात करते होंगे, जो ऋण देने का काम करता है, उसी को असंगठित क्षेत्र बोलते हैं। संगठित क्षेत्र की जब बात करते हैं तो बैंकिंग जो क्षेत्र है ये संगठित क्षेत्र का हिस्सा होता है। तो 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी और जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय पूरे देश में लगभग 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, जो घटकर 43 रह गई थी। अब इन बैंकों में आपसी विलय का चौथा चरण नवंबर 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया जा चुका है। इस चरण में 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तथा देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटकर कितना हो जाएगी, 28 हो जाएगी। तो ये आप लोग के लिए अब याद रखना है। अब ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जो विलय हो रहा है, इस विलय को करने के लिए भारत सरकार ने एक कानून बनाया है कि 1 स्टेट्स 1 आरआरबी। आप लोग याद रखेंगे, ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जो विलय किया जा रहा है, इस विलय को करने के लिए भारत सरकार ने एक कानून बनाया है, एक नियम बनाया है जिसको कहते हैं 1 स्टेट्स 1 आरआरबी। 1 स्टेट्स 1 आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और इसी नियम के तहत भारत में कार्यरत जितने भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे, जो एक ही राज्य में विभिन्न नामों से जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे थे, उन सभी को आपस में विलय करके एक किया जा रहा है। जैसे हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में करीब 16 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक काम कर रहे थे। उस 16 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में परिवर्तित किया गया, उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब इसको पुनः 2025 में उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को तथा दक्षिण बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को आपस में विलय करके एक ग्रामीण बैंक बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रखा गया है, बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रखा गया है। जब बिहार में 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, तो उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के जो स्पॉन्सर्ड बैंक थे वह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, जबकि दक्षिण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के जो स्पॉन्सर्ड बैंक थे वह पंजाब नेशनल बैंक था। लेकिन जब इस दोनों बैंकों का आपस में विलय किया गया है तो ये विलय करने के पश्चात जो एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बना है जिसका नाम बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इस बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो स्पॉन्सर्ड बैंक है वह पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक है। तो ये बिहार से संबंधित न्यूज है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि बिहार में कार्यरत जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इस बैंक का स्पॉन्सर्ड बैंक कौन है, प्रवर्तक बैंक कौन है, तो पंजाब नेशनल बैंक है। अब सवाल आता है कि प्रवर्तक बैंक हम लोग कहते किसको है, सवाल यहाँ पे है। तो देखिए, जब 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के संदर्भ में जब दिशा निर्देश जारी किया गया तो उसमें कहा गया कि जो प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होंगे, उस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो पेडअप कैपिटल होगा, उसका जो ऑथराइज कैपिटल होगा, पूंजी होगा, यानी कि उसके पास पूंजी कहाँ से आएगी, तो कहा गया कि भारत सरकार 50 पैसा पूंजी लगाएगी, यानी कि 50% लगाएगी। जिस राज्य में वो बैंक काम कर रहा होगा, कार्यशील होगा, उस राज्य की सरकार की 15% पूंजी होगी और उस राज्य में जो नेशनलाइज बैंक होंगे, जो यूनिवर्सल बैंक होंगे, उस यूनिवर्सल बैंक का उस बैंकों में शेयर या हिस्सेदारी 35% होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई है, इसमें 50% जो पूंजी होगा केंद्र सरकार का होगा तथा 35% जो पूंजी होगा स्पॉन्सर्ड बैंक का होगा और 15% जो पूंजी होगा
उस राज्य का होगा जिस राज्य में ये बैंक काम कर रहा है। तो यही बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे यही बातें लिखी गई है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूंजी में केंद्र सरकार का योगदान 50-50%, जबकि 15-15% योगदान राज्य सरकार का तथा 35% योगदान प्रायोजक बैंकों का होगा। ठीक है, यही बातें लिखी गई है। तो आप लोग इसको बिहार के संदर्भ में याद कर लेंगे कि बिहार में अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी हो गई है, एक हो गई है। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कितना है, एक है। और उसका स्पॉन्सर्ड बैंक कौन है, तो उसका स्पॉन्सर्ड बैंक है पंजाब नेशनल बैंक है। चलिए इसी सीरीज में अगला फिर हम लोग देखते हैं, एमएसएमई आईपीओ में आवेदन हेतु न्यूनतम राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख करने का प्रस्ताव है। अब ये होता क्या है, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसको सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कहते हैं। देखिए यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि जो भारत में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग है, भारत में कार्यरत जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग है, उस सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को फंड यानी कि पूंजी फंड इकट्ठा करने का कितने सोर्स हो सकते हैं, तो किसी भी कंपनी को फंड रेज करने का 2 सोर्स होगा। किसी भी कंपनी को फंड रेज करने का 2 सोर्स है। जैसे आप ही सोचिए, आप अपने पे लेकर सोचिए कि आप एक कोई दुकान लगाना चाहते हैं, तो आपके पास दुकान लगाने के लिए एक पेड अप कैपिटल यानी कि एक ऑथराइज पूंजी चाहिए, आपके पास पूंजी चाहिए। तो आपको पूंजी का सोर्स कितना हो सकता है, या तो आपके पास एक सोर्स है कि आपके पास जो पहले से एसेट्स है, आपके पास जमीन है, घर है, या कुछ भी सोना है, या कुछ भी है, या किसी प्रकार का फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। तो आपके पास एक तरीका ये है कि या तो जमीन को या तो घर को या तो सोना को या तो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को, उसको बेच करके और वहां से पूंजी रेज करेंगे। तो जब बेच करके पूंजी रेज करेंगे तो इससे आपके एसेट्स में क्या होगी, संपत्ति में क्या होगी, कमी होगी। और दूसरा आपके पास विकल्प क्या है कि आप अपने एसेट्स में बिना कमी लाए हुए आप क्या करेंगे, बोरोइंग करेंगे, कर्ज कर्ज लेंगे। तो इससे आपके एसेट्स में कमी नहीं होगी लेकिन लायबिलिटी में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो इसी के संबंध में यहाँ एमएसएमई के बारे में कहा जा रहा है कि एमएसएमई आईपीओ में आवेदन हेतु न्यूनतम 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख करने का प्रस्ताव किया गया है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई एमएसएमई कंपनी है और वह कंपनी अगर पूंजी बाजार से पूंजी जुटाना चाहती है और वह अपना मालिकाना हक बेचकर यानी कि एसेट्स में कमी लाकर, अपने इक्विटी में कमी लाकर, इक्विटी बेचकर, अपने संपत्ति में कमी लाकर इक्विटी बेचकर अगर पूंजी जुटाना चाहती है, तो सेबी ने यह दिशा निर्देश जारी कर रहा है कि मिनिमम कोई भी व्यक्ति जो किसी एमएसएमई कंपनी में इक्विटी खरीदना चाहता है वह मिनिमम 2 लाख रुपया निवेश करेगा। मिनिमम 2 लाख रुपया का निवेश उसको करना पड़ेगा। पहले क्या था, आज से विगत 14 साल पहले तक, कि अगर कोई एमएसएमई कंपनी है, वह कंपनी अगर आईपीओ लेकर के आ रही है, तो कोई भी आम निवेशक मिनिमम 1 लाख रुपया का आईपीओ खरीद सकता था। 1 लाख रुपये मूल्य के बराबर का आईपीओ खरीद सकता था। यानी कहने का मतलब है कि अगर एक आईपीओ का कीमत 100 रुपया है तो मिनिमम करीब करीब 10,000 आईपीओ उसको खरीदना पड़ेगा, तभी वह एमएसएमई कंपनी उस व्यक्ति को अपने कंपनी का इक्विटी प्रदान कर सकती है। इसी को बढ़ा करके अब 2 लाख रुपया करने की बात कही जा रही है कि इसको बढ़ा करके 2 लाख कर दिया जाएगा। फिर अगला जो आप लोग देख पा रहे हैं, व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। अब इसको देखिए, इसका हेडिंग क्या है,
जैसा कि आप लोग लगातार अभी चर्चा में ये न्यूज बना हुआ है, आज भी बना हुआ है कि जो हम लोग रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं, इसको लेकर के अमेरिका को आपत्ति है। और यही अमेरिका का आपत्ति जो है वह टैरिफ के द्वारा अमेरिका अपना आपत्ति जता रहा है। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 25वें सत्र की बैठक 12 नवंबर 2014 को संपन्न हुई। यह दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक की सह अध्यक्षता भारत की ओर से विदेश मंत्री जयशंकर ने किया था, जबकि रूस के वहां के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूराव ने की है। अब ये हम लोग को ये हुआ है, ये हम लोग से बहुत कम संभावना है पूछे जाने की, हम लोग से बहुत कम संभावना है पूछे जाने की। हम लोग से जो पूछा जाएगा, तो हम लोग से क्या पूछा जाएगा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष 2023 में 66 अरब डॉलर का था, जिसे 2030 तक बढ़ा करके कितना करना है, 100 अरब डॉलर करना है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट शब्द होगा कि 2030 तक भारत और रूस के बीच जो व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग है, इनके द्वारा 2030 तक कितना अरब डॉलर व्यापार करने का लक्ष्य रखा गया है। तो हमारे लिए यही संख्या इम्पोर्टेंट है, फैक्चुअल ये है, यही संख्या हमारे लिए क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। इसके बाद ये सब जो भी दिल्ली में संपन्न हुई, 25वां हुआ, ये संभवतः पूछे जाने की संभावना कम होगी, लेकिन यहीं से हम लोग से पूछे जाने की संभावना अधिक होगी, इसलिए इसी को आप लोग याद करेंगे। चलिए फिर अगला, जैसा कि देख पा रहे हैं, भारत का 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में संपन्न। अब यहाँ पे जो है भारत का 43वां जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में संपन्न हुआ, यहाँ से दो फैक्ट्स आप लोग से पूछा जा सकता है कि 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन हुआ है, उसका क्रम क्या था, तो 43वां था। यहां से हम लोग से पूछा जा सकता है। अब इसी को देखिए, यहाँ पे यही बातें लिखी गई है कि 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 से 27 नवंबर 2014 को 24 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में संपन्न हुआ। वाणिज्य मंत्रालय के इस वार्षिक व्यापार मेले का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने किया। अब चूंकि ये सामान्यतः वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, तो सामान्यतः वाणिज्य मंत्री ही इसका उद्घाटन करेंगे। मेले में पहले 5 दिन B2B बिक्री के लिए निर्धारित किए गए थे। B2B बिक्री का मतलब होता है क्या है, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि उस मेला जो लगा हुआ था, उस मेला में वही लोग पार्टिसिपेट किए थे 5 दिनों तक जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, यानी कि आम कंज्यूमर को, आम उपभोक्ता को पहले 5 दिनों तक उस मेला में जाने की अनुमति नहीं थी। जैसा कि सामान्यतः हम लोग मेला में क्या देखते हैं कि एक बेचने वाला होता है और दूसरा आम पब्लिक खरीदने वाला होता है, लेकिन पहला जो ये 14 से जो मेला का ओपनिंग हुआ था, इस मेला में हम भी बेचने वाले हैं, आप भी बेचने वाले हैं। आप हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे, हम आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। यहाँ पे तीसरा कोई कंज्यूमर नहीं है, इसी को B2B बोला जाता है। तो ये B2B 5 निर्धारित किए थे जो केवल व्यापारियों के लिए थे, यानी कि केवल यहाँ पे व्यापारी है, हम भी व्यापारी हैं, आप भी व्यापारी हैं। जबकि मेला की जब बात करते हैं तो मेला में आप लोग देखते हैं कि हम बेचने वाले हैं और आप खरीदने वाले हैं, तो यहाँ एक तरफा होता है, लेकिन यहाँ पे B2B की बात कही गई है।
आम दर्शकों के लिए मेले के द्वार 19 नवंबर से खोले गए थे। भारत के अतिरिक्त चीन, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, तुर्की, लेबनान, मिस्र, किर्गिस्तान, ट्यूनीशिया, थाईलैंड, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 देशों के सक्रिय भागीदारी इस मेले में थी। देश विदेश के लगभग 3500 से अधिक प्रदर्शकों की भागीदारी इस वर्ष एशिया के सबसे व्यापार मेले में की गई थी। तो यहाँ से हम लोग को बस केवल ये देखना है कि 43वां 43 इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहाँ आयोजित हुआ, तो दिल्ली में हुआ। बस केवल हम लोग को यहीं से यही याद करना है। चलिए अगला फिर देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 8 वर्ष पूर्ण हो गए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब से एनडीए की गवर्नमेंट बनी, जो पहले से चली आ रही योजना थी इंदिरा आवास योजना, उसी इंदिरा आवास योजना को नाम परिवर्तित करके प्रधानमंत्री आवास योजना किया गया। और यह प्रधानमंत्री आवास जब योजना किया गया तो इस योजना का 8 वर्ष पूरा हो चुका है। और इस योजना के तहत आप लोग जहां तक जानते होंगे कि इस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपया आवासीय सहायता दिया जाता है तथा पठारी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपया दिया जाता है। और इस प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा इस योजना के माध्यम से फिर आप शौचालय के लिए 12,000 की बात की जाती है। और विभिन्न प्रकार की उज्ज्वला योजना है, ये विभिन्न प्रकार के इसके तहत लाभ देने की बातें कही गई है। एक जो इम्पोर्टेंट है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत की गई है। देखिए नेचुरल फार्मिंग की बात की जाती है। नेचुरल फार्मिंग हम लोग कहेंगे किसको, तो जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज से हम लोग खेत की जब बात करते हैं तो हम लोग खेत में जो गाय के द्वारा जो मल मूत्र त्याग दिया जाता है, उस मल मूत्र का जो प्रयोग करते हैं उर्वरक के रूप में, या कीटनाशक दवा की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि हम लोग जानते होंगे कि जैसे आप लोग नीम का पत्ता जानते होंगे, तो कीटनाशक दवा के लिए हम लोग नीम के पत्ते का जो छिड़काव करते हैं वो क्या होता है, नेचुरल होता है। तो यहाँ पे नेचुरल खेती यानी कि प्राकृतिक खेती की बात कही जा रही है। इस प्राकृतिक खेती के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत करने की बात कही गई है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरुआत करने की बात कही गई है। और ये आप लोग देख पा रहे हैं जैसा कि इसे बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी 25 नवंबर 2024 को प्रदान की है। इसके तहत प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए मदद किसानों को दी जाएगी। सरकार का मानना है इससे सभी का लाभ होगा, लोगों को रसायन मुक्त पौष्टिक भोजन इससे प्राप्त होगा। यही बात आप लोग से कर रहे हैं। आजकल हम लोग जो अपने खेत में उर्वरक का जो प्रयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरक का, उसके स्थान पे कहा जा रहा है कि रासायनिक उर्वरक का प्रयोग न करके जो प्राकृतिक उर्वरक है उसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे मल मूत्र के द्वारा या केचुआ पालन के द्वारा जो कंपोस्ट तैयार किया जाता है, नीम के पत्ती को घोल बना करके खेत में कीटनाशक के रूप में जो छिड़काव किया जाता है, तो इसी को प्राकृतिक खेती कहा जाता है। चलिए अगला फिर हम लोग देखेंगे। फरवरी मंथ का पीडी है, ये फरवरी मंथ का है। यहाँ पे हेडिंग्स कुछ दिए गए हैं कि 2024-25 की दूसरी तिमाही में जीडीपी में वृद्धि 5.4%, पिछली 7 तिमाहियों में सबसे कम। तो इसी से संबंधित कुछ न्यूज यहाँ पे हम लोग को देखना है अभी। अब देखिए पहला हेडिंग है, पहला हेडिंग है कि चालू वित्त वर्ष 24-25 की दूसरी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद संबंधी अंतिम आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अब यहीं से आप लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, अब हम लोग बार बार जब प्रीवियस क्वेश्चन बनाते हैं
तो हम लोग से पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, जीडीपी की गणना कौन करता है। तो जीडीपी की राष्ट्रीय आय की गणना कौन कर रहा है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एनएसओ, एनएसओ बोलते हैं, द्वारा नवंबर 24 को जारी किए गए इन आंकड़ों के अनुसार 24-25 की दूसरी तिमाही में स्थिर मूल्यों पर जीडीपी वृद्धि 5.4% प्राप्त की गई। अब थोड़ा सा ये डाटा हम लोग के लिए अभी, ये डाटा हम लोग के लिए अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो डाटा इम्पोर्टेंट है वो मार्च वाला डाटा हम लोग के पास जब आएगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। लेकिन आप लोग को कुछ यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं, वो आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पे बात की गई है स्थिर मूल्य पे। स्थिर मूल्य पे आप लोग से बार बार चर्चा करते हैं कि जब राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, तो जीडीपी या राष्ट्रीय आय की गणना दो मूल्यों पे की जाती है। एक प्रचलित मूल्य पे करते हैं और एक स्थिर मूल्य पे करते हैं। तो स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, किसी वर्ष को आधार वर्ष तय करते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में भारत का आधार वर्ष कितना है, 11-12 है। लेकिन इस 11-12 को परिवर्तित करके अब आधार वर्ष नया क्या होने वाला है, तो 2022-23 होने वाला है। तो यहाँ पे जो जीडीपी से संबंधित डाटा है ये हमारे परीक्षा के उपयोग के दृष्टिकोण से ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। लेकिन इसके अगला जो मार्च वाला पीडी का जो ये रिपोर्ट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए इसको स्किप करते हैं। अगला फिर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति की लगातार 11वीं त्रैमासिक समीक्षा में रेपो दर अपरिवर्तित सीआरआर में 2 चरणों में 0.5% बिंदु की कटौती। अब इसको देखते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और एक यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा इसको याद कर लेंगे, यहाँ पे देखने वाली चीज है, स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय लेखांकन का आधार वर्ष जो 11-12 है के स्थान पर क्या करने की बात कही जा रही है, 22-23। यही आप लोग से भी चर्चा कर रहे थे कि जो अब तक स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जो आधार वर्ष हम लोग का भारत का आधार वर्ष 11-12 है, इसको चेंज करके कितना किया जाएगा, 22-23 किया जाएगा, 22 और 23 किया जाएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे, स्थिर मूल्य पर जीडीपी एवं राष्ट्रीय आय संबंधी गणनाओं के लिए आधार वर्ष वर्तमान में 11-12 है। इससे पूर्व यह आधार वर्ष क्या है था, 4-5 था, जिसे बदलकर 2015 में 11-12 किया गया है। बस आप लोग से यही बोल रहे हैं कि ज़्यादा आप लोग को इस पे सोचना नहीं है, बस आप लोग जैसा हम बोल रहे हैं इसी प्रकार आप लोग भी याद करें, क्योंकि ज़्यादा सोचने से फिर कन्फ्यूजन बढ़ेगा। कि राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है, बस आप लोग ऐसा जाने, जैसे आप ही बोलते हैं कि आप जो है आपका 2 नाम है, एक जो डॉक्यूमेंट नेम है सो आप, और दूसरा उपनाम से जाना जाता है। उसी प्रकार आप ये जानें कि राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है 2 कीमत पर की जाती है। एक कीमत जिस मूल्य पे, जिस कीमत पे हम वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदारी करते हैं, और एक कीमत के लिए हम किसी वर्ष को आधार वर्ष तय करते हैं। तो अभी भारत का आधार वर्ष क्या है, 11-12। भारत का आधार वर्ष क्या है, 11-12। ठीक है, तो 11-12 के कीमत पर जब राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, स्थिर मूल्य पर कहेंगे, स्थिर मूल्य पे कहेंगे। ठीक है, तो अब यही स्थिर मूल्य पे गणना के लिए जो अभी तक आधार वर्ष 11-12 था, इसको संशोधित करके अब क्या किया जा रहा है, 22-23 किया जा रहा है। अब इसको संशोधित करने के लिए देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर एक सलाहकार समिति, कमिटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स का गठन सरकार ने किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के सेवानिवृत्त प्रोफेसर विश्वनाथ गोलदार। अब ये आप लोग के लिए नाम इंपॉर्टेंट है। कैसे नाम इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग से पूछा जाएगा कि आधार वर्ष
को परिवर्तित करने के लिए, यानी कि आधार वर्ष जो 11-12 है उसको परिवर्तित करके जो 22-23 बनाया गया है, यह बनाने हेतु जो नेशनल या जो कमिटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स का गठन जो सरकार ने किया है, वह किनके अध्यक्षता में किया है, किनके अध्यक्षता में किया गया? तो विश्वनाथ गोलदार, याद कर लेंगे। यानी कहने का मतलब है कि विश्वनाथ गोलदार की अध्यक्षता में एक 26 सदस्यीय एक कमेटी बनाया गया है। वही कमेटी ने रिपोर्ट किया है कि 2011-12 के स्थान पर 2022-23 को आधार वर्ष तय किया जाए। तो हम लोग को यहाँ पे फैक्ट जो याद करना है कि स्थिर मूल्य पर जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वह किस मूल्य पे की जाती है? आधार वर्ष के मूल्य पे। भारत का वर्तमान समय में आधार वर्ष क्या है? 11-12 है। आगे जो आधार वर्ष जो चेंज किया जा रहा है वो क्या होने वाला है? 22-23 होने वाला है। आधार वर्ष में परिवर्तन के लिए किनके अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है? तो विश्वनाथ गोलदार के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है और यही कमेटी ने रिपोर्ट दिया है कि फरवरी 2014 से राष्ट्रीय आय का लेखांकन नए आधार वर्ष 22-23 के आधार पर किया जाएगा। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान पे रखेंगे। चलिए, अब मौद्रिक नीति की लगातार 11वीं द्वैमासिक समीक्षा में रेपो दर अपरिवर्तित। थोड़ा सा मौद्रिक नीति के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आरबीआई की बात करेंगे। जैसे हम भारत में जब आरबीआई की बात करते हैं या किसी भी देश का, आज ही जैसे आप लोग हमने टेलीग्राम चैनल पे हमने शेयर भी किया है कि अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है, फेडरल रिजर्व बैंक है, वहाँ का जो आरबीआई का गवर्नर है पारुल करके हैं, वहाँ के पारुल है। तो वहाँ के जो आरबीआई के गवर्नर हैं और वहाँ के राष्ट्रपति हैं, इन दोनों के बीच में काफ़ी खींचतान चल रही है, काफ़ी खींचतान चल रही है। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह गवर्नर पे दबाव बना रहे हैं कि तुम रेपो रेट को कम करो, और वहाँ के जो आरबीआई के गवर्नर हैं उनका कहना है कि रेपो रेट को कम करेंगे तो देश में महंगाई बढ़ेगी। तो जो देश का केंद्रीय बैंक होता है, किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक होता है, उस केंद्रीय बैंक का पहली जिम्मेवारी या पहली प्राथमिकताएं होती है देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना, देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना। ये प्रत्येक देश के केंद्रीय बैंक की प्राइमरी फंक्शन होता है, प्राथमिक जिम्मेदारियां होती है। तो उसी प्राथमिक जिम्मेदारी के तहत जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जो आरबीआई है, इस आरबीआई की पहली जिम्मेवारी है कि देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना, मनी सप्लाई को नियंत्रित करना। और मनी सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई जो नीति बनाती है, इस नीति को कहते हैं मौद्रिक नीति कहते हैं, मौद्रिक नीति कहते हैं। और इसी मौद्रिक नीति की समीक्षा प्रत्येक 2-2 मंथ पर की जाती है, प्रत्येक 2-2 मंथ पर की जाती है। और इस मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए एक 6 सदस्यीय टीम बनाया गया है, एक 6 सदस्यीय टीम बनाया गया है, जो कि आप लोग जहां तक जानते होंगे या हमारे द्वारा चर्चा भी किया गया है लेक्चर में कि 2016 के पहले जो मौद्रिक नीति की समीक्षा होती थी, उस समीक्षा के लिए ऑल इन ऑल आरबीआई के गवर्नर जिम्मेदार होते थे, यानी कि सारी जिम्मेदारियां आरबीआई के गवर्नर पर होती थी। लेकिन आप लोग फिर देखते हैं कि जो अक्टूबर 2013 को आरबीआई के गवर्नर के रूप में रघुराम राजन जब ज्वाइन किए और 2014 में सरकार परिवर्तित हो गई, एनडीए की सरकार आ गई, तो एनडीए सरकार के पहले वित्त मंत्री बने अरुण जेटली। तो अरुण जेटली जो थे वो दक्षिणपंथी विचारधारा से प्रभावित थे, जबकि रघुराम राजन जो थे वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे। तो वामपंथ और दक्षिणपंथ इन दोनों में हमेशा ही टकराव की स्थिति बनी रहती थी। और रघुराम राजन
सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों को कहीं ना कहीं अमली जामा पहनाने में, यानी कि अमली जामा नहीं पहनाते थे, या तो कुछ उनकी मजबूरियां रही होगी, या कहीं ना कहीं सरकार का जो पॉलिसी रहा होगा वह बैंकिंग क्षेत्र के लिए हितकारी नहीं रहा होगा। तो आप लोग फिर देखते होंगे कि जो पहले आरबीआई के गवर्नर का अंतिम पावर था, यानी कि अंतिम ऑटोनोमस था मौद्रिक नीति की समीक्षा करना, भारत सरकार ने आरबीआई में संशोधन करके गवर्नर के स्थान पर एक 6 सदस्यीय टीम बना दिया, 6 सदस्यीय टीम बना दिया कि इसको मौद्रिक नीति समिति कहा जाता है। और इस 6 सदस्यीय टीम में 3 सदस्य जो होंगे वह आरबीआई के कैरियर ऑफिसर होंगे, तथा 3 सदस्य जो होंगे सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी होंगे, सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी होंगे। और कोई भी निर्णय जो होगा बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। और जब टाई की स्थिति होगी, बराबर की स्थिति होगी, चूंकि 3 सरकार के अधिकारी हैं और 3 आरबीआई के अधिकारी हैं, और यह जो मौद्रिक नीति समिति होगा आरबीआई के गवर्नर की अध्यक्षता में काम करेगा। तो आरबीआई के जो कैरियर अफसर होंगे वह गवर्नर को मिला करके 3 लोग होंगे, जबकि सरकार के 3 अधिकारी लोग होंगे। तो कहा गया है कि दोनों की बराबर की स्थिति में आरबीआई के गवर्नर को एक अतिरिक्त वोट देने का अधिकार है, जिसको वीटो शक्ति नहीं कहा जाता है, जिसको वीटो शक्तियां नहीं कहा जाता है, इसको निर्णायक वोट कहा जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि मौद्रिक नीति की जो समीक्षा हुई है, तत्कालीन गवर्नर, अब उस समय गवर्नर के रूप में काम कर रहे थे शक्ति दास, के कार्यकाल में मौद्रिक नीति की इस अंतिम समीक्षा में भी रेपो रेट को अपरिवर्तित रखते हुए मुद्रास्फीति को लक्षित स्तर पर लाने पर ही फोकस किया गया। मुद्रास्फीति का लक्षित स्तर है क्या? तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे 4+-2 है। अब इसके संबंध में थोड़ा सा हम लोग फिर बात करते हैं। देखिए, आरबीआई के गवर्नर के रूप में रघुराम राजन 2013 में ज्वाइन किए, अक्टूबर 2013 में ज्वाइन किए। तो उनके समक्ष जो देश में एक सबसे बड़ी चुनौतियां थी वह महंगाई था। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि जो एनडीए की गवर्नमेंट जो सत्ता में आई, ये कहीं ना कहीं जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, उस यूपीए गवर्नमेंट के समय में जो महंगाई एक मूल समस्या जो बनी हुई थी, इन्हीं समस्या को ध्यान में रखते हुए या केंद्र में रखते हुए एनडीए गवर्नमेंट ने अपना व्यक्तियों के पास, लोगों के पास अपना विचार रखा था, और लोगों ने उनके विचार से सहमत हुआ था, तब एनडीए को लोग ने वोट किया था, तब एनडीए सत्ता में आई थी। तो जब रघुराम राजन गवर्नर थे तो उनके समय में एक सबसे बड़ी समस्या उभर के जो आई थी महंगाई, तो उसी महंगाई को टैकल करने के लिए रघुराम राजन ने उर्जित पटेल की अध्यक्षता में कमेटी बनाए थे। और वही उर्जित पटेल कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि महंगाई को एक टारगेट किया जाए, एक टारगेटेड किया जाए कि महंगाई देश में कितना होना चाहिए। तो उन्होंने तय किया था कि 4+-2, यानी कि 2 से लेकर के 6 के बीच में अगर देश में महंगाई की स्थिति रहती है तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या होगी, वो बेहतर होगी। यानी कि इसको ऑप्टिमम कहते हैं, ऑप्टिमम दर कहते हैं, ऑप्टिमम दर कहते हैं। ऑप्टिमम दर कितना होना चाहिए महंगाई का? 4+-2 की बात कही गई थी। ठीक है। अब यहाँ रेपो दर को घटाए बिना बैंकों के पास तरलता में वृद्धि तथा ऋण प्रदान करने के लिए उनकी क्षमता में वृद्धि के लिए एक बड़ा कदम आरबीआई ने इस बार उठाया है। बैंकों के लिए नगद आरक्षण अनुपात को 4.5% से घटाकर 4% कर दिया गया। अब देखिए फिर क्या होता है। हमने अभी चर्चा किया कि आरबीआई का एक महत्वपूर्ण फंक्शन होता है अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई को नियंत्रित करना, और मनी सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई जो नीति बनाती है उसको क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति कहते हैं। और उस मौद्रिक नीति के 2 हथियार होते हैं, एक को कहते हैं परिणात्मक और दूसरे को कहते हैं गुणात्मक। हमने पिछले क्लास में चर्चा किया है लेक्चर में। एक होता है परिणात्मक, दूसरा होता है गुणात्मक। जब परिणात्मक की बात करते हैं तो सीआरआर है, एसएलआर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, एमएसएफ है इत्यादि, ये सब मात्रात्मक हथियार है, मात्रात्मक उपकरण है। तो यहाँ पे आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में
तरलता को भी बनाए रखा है, तरलता में वृद्धि भी उसको बनाए रखना है, तथा ऋण प्रदान करने के लिए उनकी क्षमता में वृद्धि के लिए एक बड़ा कदम आरबीआई ने इस बार उठाया। यानी कि अब तक देखा ये जा रहा था कि जब भी मौद्रिक नीति की समीक्षा हो रही थी, मौद्रिक नीति में रेपो रेट में कमी किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि 11वां टर्म यानी कि 11 बार लगातार रेपो रेट में किसी भी प्रकार का कमी नहीं किया गया, और इसमें क्या किया गया, सीआरआर में कमी किया गया, सीआरआर में कमी किया गया। यानी कि आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में तरलता को बनाए रखते हुए मौद्रिक नीति की समीक्षा की, वह रेपो रेट में कमी न करके आरबीआई ने क्या किया, सीआरआर में कमी कर दिया। यही बातें यहाँ पे लिखी गई है। अब सीआरआर में कमी करने से क्या होगा, तो जो हम लोग जानते होंगे कि सीआरआर के बारे में, रेपो रेट के बारे में, कि सीआरआर है क्या, तो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत भारत में कार्यरत जितने भी बैंक हैं, उन बैंकों को अपने एनडीटीएल का, अपने नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास कैश के रूप में रखना होता है। तो मान लीजिए एक उदाहरण के लिए कि अगर मान लीजिए भारत में कार्यरत बैंक है, उस बैंकों का एनडीटीएल मान लीजिए 100 रुपया है, तो 100 रुपया का 5 रुपया कहाँ रखना है, आरबीआई के पास कैश के रूप में। तो अब बैंकों के पास कितना बचा, 95 रुपीज, बैंकों के पास कितना बचा, 95 रुपीज। अगर इसी सीआरआर को 5 से घटा करके 4 कर दिया जाए, तो अब बैंकों के पास कितना बचेगा, 96 रुपीज। तो जब सीआरआर में कमी करेंगे तो बैंकों के पास तरलता में क्या होगी, वृद्धि होगी। जब तरलता में वृद्धि होगी तो उसको ऋण बांटने की क्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यही बातें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इससे क्या होगा कि तरलता में वृद्धि होगी तथा ऋण प्रदान करने की उनकी क्षमता में भी वृद्धि होगी। ठीक है, तो यही सीआरआर को घटाने की बातें कही गई थी। और यहाँ पे जो बातें कही गई है ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कोई खास, कि यहाँ पे जैसा कि कहा गया है कि 0.25% बिंदु की कटौती 28 दिसंबर 2024 से लागू की गई। सीआरआर में इस कटौती से बैंकों के पास 1.16 लाख करोड़ अतिरिक्त तरलता उपलब्ध होगी। ये हम लोग के लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, जो कि हम लोग से पूछा ये सब नहीं जाएगा। फिर अगला है 23-24 में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या 8.09 करोड़ रुपया की बात कही गई है। इसको देखते हैं क्या कहा गया है। इसमें हम लोग को कुछ याद करने वाली बातें होगी। देखिए, देश में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या 9.3% की वृद्धि वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान हुई। इस जानकारी के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में गत 17 दिसंबर को बताया गया कि वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान दाखिल की गई आयकर विवरणियों में संख्या 8.09 करोड़ रुपया से कुछ अधिक थी, जबकि 22-23 में यह 7.40 करोड़ रुपया थे। ये हम लोग से नहीं पूछा जाएगा, हम लोग से ये नहीं पूछा जाएगा। पूछा ये जा सकता है एक टर्म के लिए कि विगत वर्ष, यानी कि हम लोग से ये पूछा जाए कि कोविड-19 के उपरांत टैक्स पे करने वालों की संख्या में लगातार क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि जो टैक्स हम स्लैब की बात करते हैं, टैक्स स्लैब की बात करते हैं, तो एक न्यू टैक्स रिजीम है, एक ओल्ड टैक्स रिजीम है। तो जब से न्यू टैक्स रिजीम को अपनाया गया है, न्यू टैक्स रिजीम को अपनाया गया है, तब से कर
अदा करने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। यह भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक और जो हम लोग से पूछा जा सकता है इसमें, जो हम लोग को याद करने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हम लोग को याद करने वाला है कि राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर 23-24 में 4.90 करोड़ लोगों ने 4.90 करोड़ लोगों ने अपनी आयकर रिटर्न में कर योग्य आय को शून्य दर्शाई है, जबकि कर निर्धारण वर्ष 22-23 में यह संख्या 4.64 था। अब ये थोड़ा सा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या बातें कही जा रही है। कहा ये जा रहा है कि 23-24 में जो हम लोग बात कर रहे हैं कि 8 करोड़ लोग आईटीआर रिटर्न किए हैं, 8 करोड़ लोग आईटीआर रिटर्न किए हैं, ठीक है। इस 8 करोड़ में से 4.9 करोड़ लोग वैसे थे जो अपना इनकम जहां पे टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, जहां पे किसी भी प्रकार का टैक्स लायबिलिटी नहीं होता है, वो अपना इनकम दिखाए हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जैसा कि अभी हम लोग इस बजट में 25-26 का जब बजट अनाउंस हुआ तो उसमें हम लोग सुनते हैं कि भारत सरकार ने जो टैक्स स्लैब बनाया है, उस टैक्स स्लैब के अनुसार 12 लाख रुपया तक अगर आपकी कमाई है तो आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। इसी को अब यहाँ पे देखते हैं, ये 25-26 का टैक्स रिजीम है। जब 25-26 के पहले चलते हैं तो पहले 25-26 के जब पहले चलते हैं तो वह कितने लाख था, 7 लाख था। यानी कि जो 8 करोड़ लोग आईटीआर रिटर्न जो किए हैं, इसमें से करीब करीब 5 करोड़ लोग वैसे हैं जो अपना इनकम कितना दिखाए हैं, 7 लाख रुपया दिखाए हैं, 7 लाख रुपया दिखाया है। यही इसके ठीक 22-23 में कहा जा रहा है कि 4 करोड़ 64 लाख लोग ऐसे थे जो अपना इनकम कितना दिखाए थे, 7 लाख दिखाए थे। यानी कि सोचिए थोड़ा सा, हम लोग टोटल कर जो देश में यानी कि इनकम टैक्स देने वाले की संख्या है 8 करोड़। उस 8 करोड़ में से लगभग 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपना टैक्स लायबिलिटी कितना दिखा रहे हैं, 0। अब क्यों 0 दिखा रहे हैं, तो वो दिखा रहे हैं कि हमारा इनकम ही 7 लाख रुपया ही है। जब 7 लाख ही मेरा इनकम है तो हमको कोई टैक्स देने का लायबिलिटी बनता नहीं है। तो सोचिए मात्र 3 करोड़ लोग ही अपना इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, कि टैक्स लायबिलिटी उन पे बन रहा है, ठीक है। तो ये एक हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग संख्या में ज़्यादा है कि हम लोग ज़्यादा संख्या में 8 करोड़ लोग टैक्स पे ही है, इनकम टैक्स, लेकिन उसमें से 5 करोड़ लोग, लगभग 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपना इनकम ही कितना दिखा रहे हैं, 7 लाख रुपीज़ दिखा रहे हैं। जब 7 लाख रुपये इनकम दिखाएंगे तो उन पर टैक्स लायबिलिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी कि किसी भी प्रकार का उनको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए एक यहाँ पे देखेंगे, ये हम लोग के लिए पीटी फैक्ट्स के रूप में हम लोग को जानना होगा कि किसानों के लिए जमानत मुक्त ऋण की सीमा 1.6 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ कर दी गई है। देखिए अब जैसा कि आप लोग केसीसी के बारे में जानते होंगे, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते होंगे, तो केसीसी किसानों को एक सब्सिडाइज रेट पर एक प्रकार का यह लोन दिया जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसान पहले अगर 1,60,000 तक अगर किसी भी प्रकार का लोन लेते थे तो उनको कोलेट्रल फ्री दिया जाता था, किसी भी प्रकार का गिरवी रखने की आवश्यकता उनको नहीं होती थी। इसी को बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया, 2 लाख कर दिया गया है।
बस मतलब ये करें कि हम किसान हैं, अगर हम अब 2 लाख रुपया तक अगर बैंक से लोन लेते हैं तो हमको किसी भी प्रकार का कोलेट्रल गिरवी नहीं रखना होगा। पहले ये सीमा कितना था, 1,60,000 था। अब अगर हम 2 लाख से ज़्यादा लोन लेंगे तब हमको अपने कुछ डॉक्यूमेंट यानी कि कुछ गिरवी के रूप में बैंकों के पास रखना होगा। दूसरा इसमें की इंफॉर्मेशन जान लेंगे, जो पहले केसीसी के तहत 3 लाख रुपया ऋण की जो सीमा थी, उस 3 लाख रुपया ऋण की सीमा को बढ़ा करके उसको अब कितना कर दिया गया, 5 लाख कर दिया गया है। ठीक है, तो एक दूसरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे याद कर लेंगे, यहाँ पे इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें कुछ नहीं है। दूसरा एक और है, कृषि मंत्रालय के अनुसार आरबीआई द्वारा यह निर्णय कृषि की बढ़ती हुई लागतों तथा किसानों के लिए ऋण सुलभता की आवश्यकता को देखते हुए लिया गया है तथा इस उपाय से 86% से अधिक छोटे एवं सीमांत भूमि धारक विशेषतः लाभान्वित होंगे। अब सीमांत किसान कहते किसको हैं, तो जिनके पास 1 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है उसी को सीमांत किसान कहते हैं। दूसरा एक आप लोग को फिर पीटी फैक्ट्स रूप में जान लेंगे कि भारत में सीमांत किसान कितना है, तो 86% है। भारत में सीमांत किसान कितना है, 86% है। अब बिहार की बात करेंगे तो बिहार में सीमांत किसान की संख्या कितनी है, तो 96% है। बिहार में अगर सीमांत किसान की बात करेंगे तो टोटल किसानों का 96% जो किसान है वो कैसा है, सीमांत है। पूरे देश की बात करेंगे तो टोटल किसान की आबादी का 86% जो किसान है वो कैसा है, सीमांत किसान है। ठीक है, तो ये फैक्ट्स को याद कर लेंगे। यहाँ पे 4 फैक्ट्स देखने को मिल रहा है कि एक तो 1,60,000 से बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया बिना कोलेट्रल, देखिए जैसे लिखा हुआ है कोलेट्रल फ्री लिखा हुआ है, देख लीजिए। दूसरा क्या देखना है कि केसीसी के तहत जो पहले 3 लाख रुपया लोन दिया जाता था उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 5 लाख रुपया कर दिया गया है। तीसरा क्या देखना है कि भारत में सीमांत किसान कितना है, 86% या इससे अधिक है। चौथा एक जानना है फैक्ट्स के रूप में कि बिहार में सीमांत किसान कितना है, तो 96% है। बिहार में सीमांत किसान कितना है, 96% है। एक और जो इम्पोर्टेंट है, सत्र 2025 हेतु कोपरा के नए न्यूनतम मूल्य। अब कोपरा आप लोग शायद समझते होंगे, सूखा नारियल समझते होंगे। कोपरा सूखा नारियल, जो हम लोग सूखा नारियल यूज करते हैं पूजा पाठ में ऐसे खाने के क्रम में, उसी को कोपरा कहा जाता है। तो केंद्र सरकार ने कोपरा का समर्थन मूल्य, अब ये देखिए बिहार की बात हम लोग करेंगे तो चूंकि बिहार में कोपरा का उत्पादन होता नहीं है, नारियल का उत्पादन होता नहीं है, इसलिए बिहार में यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना कम है कि कोपरा का समर्थन मूल्य कितना है। कोपरा का समर्थन मूल्य कितना है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछने की संभावना कम है। लेकिन जो समर्थन मूल्य है, इस समर्थन मूल्य से हम लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अभी आप लोग हाल फिलहाल देखे होंगे कि भारत सरकार ने खरीफ फसल का समर्थन मूल्य जारी किया, तो जिनको जिनको इस बार बीपीएससी देना है वो कम से कम धान का समर्थन मूल्य कितना है इसको याद करके जाएंगे, चूंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। चूंकि खरीफ फसल की जब बात करते हैं तो धान ही फसल है जो कि खरीफ फसल में सबसे ज़्यादा उसकी उत्पादकता होती है, उत्पादन होता है, इसलिए उसका याद कर लेंगे। अब हम लोग को एमएसपी के संबंध में जानना है कि एमएसपी तय करता कौन है। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मंत्रिमंडल की समिति द्वारा निर्णय के तहत औसत गुणवत्ता वाले मिलिंग कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 11,160 और प्रति क्विंटल से बढ़ाकर के 11,582 क्विंटल कर दिया गया। ठीक है, जबकि बाल कोपरा का समर्थन मूल्य 12,000 प्रति क्विंटल से बढ़ा करके 12,100 कर दिया गया है। तो ये हम लोग को बिहार में बीपीएससी में संभावना कम है कि इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाए, लेकिन हम लोग से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक यहाँ पे आप लोग याद करेंगे ये
कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP, यहाँ CACP कौन है और दूसरा याद करेंगे यहाँ CCEA कौन है। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स और यहाँ पे है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। देखिए जैसा कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि MSP का निर्धारण कौन करता है, ठीक है, तो लोग सामान्यतः क्या करते हैं CACP आंसर लगाते हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये हमेशा ही गलत होता है। देखिए MSP जो तय किया जाता है तो इसको तय करने के लिए एक 1965 में ये जो MSP है यह 1965 से जारी होता है, 1965 से ही MSP जारी होता है। तो 1965 में MSP जो जारी होना शुरू हुआ तो उसके लिए एक भारत सरकार ने एक आयोग बनाया, उसी आयोग को कहते हैं CACP। इस आयोग का जो फंक्शन होता है कि MSP के संदर्भ में सरकार को एक सुझाव देना है। यह एक सलाहकारी निकाय है, यह एक सलाहकारी सुझाव देने वाला बॉडी है, यह सरकार को सुझाव देता है। अब जब सरकार की बात करते हैं तो सरकार ने एक कमिटी बनाई है जिस कमिटी को कहते हैं कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। हमने पहले ही लेक्चर में हमने चर्चा किया था कि जब समिति की बात करेंगे तो हम लोग संसदीय समिति की बात करते हैं, मंत्रिमंडलीय समिति की बात करते हैं, इम्पावर्ड समिति की बात करते हैं। और हमने पहले भी चर्चा किया था कि संसदीय समिति किसको कहेंगे, यानी कि विधायिका के सदस्यों से जो समिति बनती है उसको संसदीय समिति कहते हैं, यानी कि संसद के सदस्यों से बनी हुई समिति। मंत्रिमंडलीय समिति, तो जैसा कि हम लोग मंत्रिमंडल शब्द की जब चर्चा करते हैं तो मंत्रिमंडल का इंग्लिश टर्म होता है कैबिनेट। तो जो कैबिनेट मंत्री है, हम कल भी इसकी चर्चा किए थे कि जब हम मंत्री परिषद की बात करते हैं तो मंत्री परिषद हमारे देश में 3 स्तरीय है। एक को कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा को कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और तीसरा कहते हैं स्टेट मिनिस्टर ऑफ, क्या कहते हैं, एक कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा राज्य मिनिस्टर और तीसरा बिना, यानी कि उसको स्वतंत्र कहते हैं, ऑटोनोमस कहते हैं। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर है उन्हीं कैबिनेट मिनिस्टर से बनी हुई समिति को कैबिनेट कमेटी कहते हैं। तो अभी भारत में जो कार्यरत कैबिनेट कमेटी है, कैबिनेट मिनिस्टर जो कमेटी है वो कितने हैं, 8 है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, जो जितने भी महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं यहीं पे लिए जाते हैं। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। तो यही तय किया है कि कोपरा का समर्थन मूल्य कितना होगा, तो ये 2 मूल्य है, एक 12,100 है और एक 11,558 रुपया है। तो हम लोग को ये याद नहीं करना है संभवतः कि कितना है, हम लोग को ये याद करना है कि कोपरा का जो समर्थन मूल्य जारी होता है ये CACP करता है या कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स करता है। तो हम लोग को याद रखना है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा ये तय होता है, ठीक है। अब हम लोग इसी प्रकार अगले दिन, आज 2 ही मंथ का रखते हैं, अगले दिन हम लोग फिर बात करेंगे मार्च वाला और अप्रैल वाला जो घटना चक्र होगा उससे संबंधित हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मार्च का हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए धन्यवाद।